यान और जो की शादी होने वाली थी। जो क्लिन को पूरी तरीके से सजा दिया गया होता है, चारों तरफ खुशी और लालटेन चमक रही होती हैं। खुशी का माहौल होता है और ओकेजन जैसा ये माहौल था। सुबह सुबह सूरज की रोशनी झिलमिला रही होती है, सभी प्लेस काफी लाइवली लग रहे होते हैं और लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे होते हैं। मुबारक हो, जो कोई की शादी ठरकी से हो रही है। और कुछ हमारे तुम्हारे जैसे भी ठरकी लड़के होते हैं जो डिस्कस कर रहे होते हैं कि देखो बबूल के हाथों गुलाब का फूल जा रहा है, अब ये क्या कर रहे हैं। और ऐसी ही बातें चल रही होती हैं वहाँ की यंग लड़कों के बीच में। तुम खुद अंदाजा लगा लो तुम लोग क्या बातें करते। जिसके बाद हमें जो यान अपने सिर पर छोटी सी लाल टोपी पहना हुआ दिखाई देता है। अभी टोपी पहन रहा है, बाद में सबको टोपी पहनाएगा। साथ ही जो यान के कंधे पर एक चमकदार लाल रेशम का बड़ा सा फूल होता है। जॉन की पूरी बॉडी पर लाल साफ सुथरा कपड़ा होता है, जिससे जॉन ऊपर से नीचे तक लाल लाल दिख रहा होता है। ये किसकी माई का लाल है। साथ ही क्लैन के काफी सारे लोग नए आने वाले मेहमानों का स्वागत कर रहे होते हैं और मेहमान तो आ ही रहे होते हैं, जा कोई नहीं रहा होता। और जॉन भी स्माइल करते करते थक गया होता है, क्योंकि जॉन भी ऑब्वियसली इस तरीके के ओकेजन्स में ज्यादा इंटरफेयर नहीं किया करता था, नहीं इंटरेस्ट लेता था। उसे सिर्फ मुद्दे से मतलब था, मुद्दे की बात से मतलब शादी से। हाँ, वो भी जो सोच रहे हो। लेकिन जॉन को पता था क्योंकि एल्डर्स पूरी तरीके से एक मैच्योर वेडिंग करना चाहते थे, तो जॉन को पूरी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ी थी। हालांकि इस टाइम पे जॉन अकेले खड़े खड़े दो लोगों के बारे में सोच रहा होता है और वो होती हैं यूनर और काइलिन, जिन्हें याद करते जॉन स्माइल कर देता और कहता है देखो यहाँ पे भी अब मेरा काम चल रहा है, तुम लोग को आने की कोई जरूरत नहीं, ये लड़की यहाँ काफी है। और इस टाइम पे जॉन के दिल में अब जो क्वी के लिए भी हल्का सा प्यार तो डेवलप हो ही गया था। साथ ही अगर जोली और जोलोंग ने जो यान को बचाने की अपनी लाइफ को दाव पे ना लगा दिया होता, तो जो यान के कैरेक्टर को देखते हुए वो इस मैरिज के लिए कभी भी एग्री नहीं होता। साथ ही वो उसके एंसेस्टर थे और ये उनका ऑर्डर भी था। तभी कुछ लेडी सर्वेंट जियोकुई को कपड़े पहनाकर तुरंत ही कहती है मिस जियोकुई आप तो बहुत सुंदर लग रही हैं, बहुत 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 सुंदर कपड़े पहने हैं आपने। एल्डर याओ तो निश्चित तौर पर आपको पसंद करेंगे। और इस टाइम पे मिरर के सामने जियोकुई बैठी हुई होती है और उसके चारों तरफ लड़कियां उसकी तारीफ पे तारीफ कर रही होती है। जहाँ तक मुझे पता है लड़कियों को एक दूसरे की बेइज्जती करना पसंद था। लड़कियां एक दूसरे की तारीफ, अच्छा वो सर्वेंट है, नहीं तो लड़कियां भाई एक दूसरे की तारीफ कभी नहीं कर सकती, इम्पॉसिबल। मैंने देखा है, तुम लोग को ही पता है। काइलिन यूनर से जेलस होती थी, यूनर काइलिन से जेलस होती थी, लिटिल फेरी डॉक्टर दोनों से जेलस होती थी। लिटिल फेरी डॉक्टर को देखकर काइलिन जेलस होती थी। भाई लड़कियां कभी एक दूसरे के सपोर्टिव नहीं हो सकती अगर वो बहनें नहीं है तो। चलो एपिसोड पे आते हैं, ये कहाँ हम लड़कियों की बायोग्राफी में पहुंच गए। इस टाइम पे जियोकुई जो मिरर के सामने बैठी हुई होती है, ये सुनकर तुरंत ही शर्मा जाती है। और इस टाइम पे जियोकुई ऑब्वियसली सच में काफी ज्यादा सुंदर लग रही होती है, एक बिल्कुल प्योर होली जेड लोटस की तरह, बेदाग और अनबीटेबल ब्यूटीफुल। साथ ही इस टाइम तक जियोकुई के दिल में पहले ही जियो यान के लिए काफी ज्यादा, बहुत सारा, इतना सारा कि क्या बताए कितना सारा प्यार इकट्ठा हो गया होता है। हालांकि वो लोग एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाए थे, लेकिन जैसे वे एक दूसरे के साथ भागे थे और धीरे धीरे कुछ टाइम बिताया तो वे एक दूसरे को बेहतर जानने लगे थे। साथ ही जोयान के टैलेंट ने जियोकुई को बार बार सरप्राइज किया था, इसलिए वो भी अपने दिल में जॉन की तारीफ करने लगी थी। साथ ही जियोकुई ने अपने दिल में जोयान के ऊपर डिपेंडेंसी को फील कर लिया था। उसे जोयान जब साथ होता था तो काफी सिक्योर फील होता था। साथ ही जॉन की पावर और अनबीटेबल टैलेंट और बिहेवियर ने जियोकुई को लगभग मोहित कर लिया था। भाई फंसा लिया अपने जाल में इसने, किसी को नहीं छोड़ने वाला। और तुम लोग भी नोटिस कर लो, ये जरूरतें होती हैं किसी लड़की से प्यार करने के लिए। हालांकि अगर तुम्हारे पास सरकारी नौकरी है तो फिर इनकी जरूरत नहीं है, फिर तुम बाईपास से जा सकते हो। दिल तक जाने के दो ही दरवाजे हैं, या तो ये सब होना चाहिए या सरकारी नौकरी होनी चाहिए। जिसके बाद जियोकुई खुद को मिरर में देखती है और उम्मीद करती है कि जोयान के साथ उसका फ्यूचर काफी ब्राइट होगा। चिंता मत करो, इतना ज्यादा ब्राइट होगा कि जब काइलिन और यूनर और साथ ही जॉन के इस कॉन्टिनेंट की एक दो बीवियां आएंगी तो बस घर में चहल पहल का माहौल बना रहेगा। साथ ही उसके चेहरे का जो मेकअप था उसे देखकर लड़कियां काफी जेलस हो रही होती हैं। तभी एक आवाज आती है, ओए लौंगी, अबे उठ, आज तेरे पापा के लिए इतना बड़ा खुशी का दिन है, तू यहाँ पे बैठकर रिट्रीट कर रहा है, जाके बधाई देने नहीं जाएगा। अब तक गोल्डन टावर के अंदर लौंगी भी ठीक हो गया होता है, इसीलिए ओल्ड जानों से लतिया रहे होते हैं कि बेटा अब तो जाके उसको बोल दे पप्पा कॉन्ग्रेचुलेसन, देखो पप्पा मम्मी लेके आ रहे हैं। तभी लौंगी को चुप देखकर जान लाओ फिर से कहते हैं, बेटा जा, आज जोयान तेरी गॉड मदर लेके आ रहा है, तुझे बधाई देने के लिए बाहर नहीं जाना क्या। तभी लौंगी जान लाओ की तरफ देखते हुए कहता है, मैं बस बाहर क्यों जाऊँ, क्या तुम्हें बाहर नहीं जाना, तुम भी तो बाहर चलो। भाई ये बंदा तो हमसे भी तेज निकला यार। ये सुनकर तो ओल्ड जान भी थोड़ा सा सकपका जाते हैं, जिसके बाद स्माइल करते हैं और कहते हैं मैं बाहर नहीं जा सकता, लेकिन तुम्हें तो जाना चाहिए। जिसपे लौंगी कुछ भी नहीं कहता और थोड़ा सा हैरान होते हुए तुरंत ही स्माइल करता और कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ अपनी नई मम्मी से मिलने, तुम बैठो यही 6.5 टावर के अंदर। और वो तुरंत ही ह्यूमन फिगर में बदलकर बाहर निकल जाता है। और जो यान के बगल में एक इल्यूजनरी फिगर साइन होती है जो कि लौंगी होता है, जिसे देखकर तो अचानक से जो यान भी चौंक जाता है कि अबे अब कौन आ गया। जिसके बाद वो तुरंत
तुरंत ही लौंगी को देखकर कहता है, अरे लौंगी क्या तुम ठीक हो और तुम बाहर क्यों आए? जिस पे लौंगी थोड़ा सा शिकायत भरे तरीके से कहता है, वो मिस्टर झान ने मुझे ये कहकर बाहर भेज दिया कि तुम आज मेरी गॉड मदर से शादी कर रहे हो। मैं चाहता हूँ उन्हें कांग्रेचुलेशन कहना। मेरी मॉम कहाँ पे है? और ऐसा कहते हुए वो स्माइल करने लगता है। जिस पे जॉन कहता है, अभी तक तो मुझे भी नहीं पता कि तुम्हारी मॉम कहाँ पर है। जिसके बाद जॉन एक डायरेक्शन की तरफ संकेत करते हुए कहता है, लेकिन वो रूम वहाँ पे तुम्हारी गॉड मदर हो सकती है। तभी लौंगी उसी डायरेक्शन में देखता है जहाँ पे जो यान ने बताया था। तो वो देख सकता था कि वहाँ पे जो बूटियान और काफी सारे लोग लोगों को ग्रीट कर रहे होते हैं और एक एक करके गिफ्ट ले रहे होते हैं। तभी लौंगी वहाँ पे घूमता और वहाँ की तरफ चला जाता है। हालांकि जो यान लौंगी को देखकर हंस रहा होता है कि तभी लौंगी जो बूटियान के पास पहुँचता है। जो बूटियान ऑब्वियसली लौंगी को नहीं जानते थे, इसलिए वो सबकी तरह लौंगी को भी ग्रीट करते हैं, लेकिन लौंगी काफी देर तक बस उन्हें ही देखता रह जाता है। जिसके बाद लौंगी को समझ में नहीं आता कि यार क्या गिफ्ट दिया जाए। अब क्योंकि उसकी मम्मी के लिए गिफ्ट था, तो लौंगी कुछ देर तक सोचने के बाद अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और उसके हाथ में गोल्डन लाइट साइन होती है और इसके बाद चमकदार गोल्डन कलर का एक ड्रैगन स्केल दिखाई देता है। जिसके बाद वो कहता है, ये मेरी तरफ से मॉम को दे देना, और ड्रैगन स्केल जो बूटियान को दे देता है। हालांकि वो कुछ कह नहीं पा रहा था कि तभी जोयान आगे आता है और लौंगी को तुरंत ही पकड़ लेता है। इस टाइम पे वो लौंगी की आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना चाहता था, इसलिए वो लौंगी को पकड़ के अपने पीछे ले जाता है। दूर तक जो बूटियान जिसने अपने हाथ में ड्रैगन स्केल पकड़ रखा होता है, वो तो काफी देर तक शॉक रह जाता है। जिसके बाद वो कांपती हुई आवाज में कहता है, ये तो ड्रैगन स्केल है, ये वास्तव में हाई रैंक का है, इससे तो इनर आर्मर क्रिएट किया जा सकता है। जो बूटियान तो इतने हैरान होते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता कि वो रिएक्ट कैसे करें। जिसके बाद और मेहमान धीरे धीरे एंटर होते हैं और डीजो में काफी सारे मेन लोगों को यहाँ पे इन्वाइट किया गया होता है। और सबसे पहले आने वाले लोगों में ई डेमन सेक्ट के मेंबर्स थे और उनमें से हर किसी के हाथ पे सांप के आकार का एक टोटेम बना हुआ होता है। और जॉन स्माइल करते हुए उन सभी को नमस्ते कहता है। तो जियो बूटियान भी उनको स्वागत करते हैं और उन्हें एक महंगी सीट पे बैठाया जाता है। सॉरी, ये ई डेमन सेक्ट नहीं, एल्यूजनरी डेमन ट्राइब है। साथ ही जोयान और एल्यूजनरी डेमन ट्राइब के बीच में कोई भी सीधा संघर्ष नहीं था, इसीलिए नए गेस्ट के लिए जॉन काफी ज्यादा अच्छे तरीके से बिहेव करता है। जिसके बाद इन्हें चाय और शराब दी जाती है। तभी एक काफी ज्यादा फैमिलियर आवाज सुनाई देती है, अरे हम भी आए हैं। और ये आवाज होती है एम्परर मिंग की, जो त्यानमिंग वैली से अपने डिसाइबल्स और एल्डर्स के साथ यहाँ पे पहुंचे हुए होते हैं। और जॉन जल्दी से उन्हें स्वागत करता है और उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है, सीनियर एम्परर मिंग आप भी यहाँ पे हैं, आपको मुझे वैसे वैली लॉर्ड कहना चाहिए। तभी एम्परर मिंग कहते हैं, वैसे जिस स्पीड से बेटा तुम ग्रोथ कर रहे हो ना, मुझे लगता है कि तुम मुझे वैली लॉर्ड नहीं बस सीनियर ही कहो। और ऐसा कहते हो वो जोर से हंसते हुए जॉन के कंधे थपथपाने लगते हैं। जाहिर उन्होंने भी जॉन के 3 स्टार डाउडी लेवल के बारे में सुन लिया था। जिसमें जॉन थोड़ा सा एम्बैरेस होते हुए कहता है, सीनियर मजाक कर रहे होंगे। साथ ही जूनियर पिछली बार उसे इन्फॉर्म करने के लिए सीनियर को धन्यवाद देना चाहता है, उस टाइम पे जब मैं डेमन ग्रेवयार्ड से बाहर आया था। अगर आपने मुझे मैसेज नहीं भेजा होता तो मैं तो उनके हाथों ही लग गया होता। जितने एम्परर मिंग हाथ लहराते हुए कहते, अरे ये तो छोटी सी बात है, इसे भूल भी जाओ, तुम अभी भी मेरी त्यानमिंग वैली के डिसाइबल हो। खैर छोड़ो, अभी बाकी के गेस्टों को भी तुम्हें वेलकम करना है, इसीलिए उन्हें वेलकम करो। और इतना कह के वो तुरंत ही जो क्लेन के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद दूरी पर काफी ब्लडी स्मेल चारों तरफ फैलने लगती है और कुछ फिगर्स अपेयर होती हैं और तुरंत ही आसपास का माहौल काफी ज्यादा वाइल्ड हो जाता है। और इन फिगर्स को देखकर जॉन आंखें से खोल लेता है, क्योंकि ये इमोजियाओ डेमन सेक्ट के लोग होते हैं। जिसमें जॉन मुट्ठी कस लेता क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी ई डेमन सेक्ट के लोग भी यहाँ पे आएंगे। लेकिन जब जॉन सोचता है कि आज उसके लिए खुशी का दिन था, तो जॉन इनकी शिकायतों को साइड में रख देता है और तुरंत ही अपने चेहरे पर एक फेक स्माइल लाते हुए उन्हें ग्रीट करता है। जो सब ई डेमन सेक्ट के लोगों के मन में तो पहले ही जॉन के लिए काफी ज्यादा डर था, क्योंकि उन्हें पता था कि ये बंदा किसे बुला सकता है। इसलिए वो चुपचाप जोयान को डरते हुए देखते हैं, जॉन को ग्रीट करते हैं और अंदर निकल जाते हैं थोड़ी सी बातचीत के बाद। मतलब जॉन को वही कांग्रेचुलेशन कहते हैं। हालांकि इमोजियाओ सेक्ट के और जोक्लेन के बीच के अच्छे संबंध नहीं थे, यहाँ तक कि थोड़े एनिमी टाइप ही थे। लेकिन आखिरकार वो एम्पीरियल कैपिटल डीजो के 5 पीक पावर हाउसेस थे, इसलिए उनका आमना सामना होता ही रहता था। हालांकि तभी एक आवाज आती है, अरे लिटिल ब्रदर, तुमने अपनी मैरिज के बारे में मुझे नहीं बताया, ये तो गलत बात है। क्या तुम मुझे अपना एल्डर ब्रदर नहीं मानते हो? और इसके बाद धीरे धीरे स्पेस क्रैक होता है और एक दबंग आवाज सुनाई देती है और ब्लड रेड काफी सारी फिगर्स वहाँ पे अपेयर होती हैं, जिनके सामने डेमन एम्परर किंग हावरान होते हैं। और किंग हावरान की पूरी आवाज जो क्लेन में फैल जाती है और सभी मेहमान काफी सरप्राइजिंगली डेमन एम्परर को देखते हैं और उनकी तारीफ करने लगते हैं, क्योंकि शायद ही उन्होंने कभी ऐसे पर्सन को देखा था। तभी सभी लोग कहते हैं, किंग हावरान, लिटिल ब्रदर, बड़ा ब्रदर। यहाँ पे सभी मेहमान चौंक जाते कि इनके बीच ऐसे रिश्ते हैं। और जॉन को देखते उनके बिहेवियर में और भी ज्यादा सुधार आ जाता है। उन्हें पता था कि डेमन एम्परर जो कि केवल एक झटके में पूरे कॉन्टिनेंट को कपा सकता था, यहाँ तक कि डेजो के पावरफुल लोग भी उसकी तरफ सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। वास्तव में वो जॉन को अपना ब्रदर बुला रहा था, तो सभी लोग शॉक भी होते हैं। दूसरी तरफ जोली और जियोलोंग जल्दी ही बाहर आकर तुरंत ही उनका वेलकम करते, क्योंकि जोयान दूल्हा था और जो कोई दुल्हन
तो उन्हें बाहर नहीं आना चाहिए था। इसीलिए किंग हाओरान के चेहरे को देखते हुए बॉस खुद ही बाहर आते हैं। दूसरी तरफ जोयान भी बहुत एम्बेरस होता है कि किंग हाओरान की बिना बुलाए यात्रा जोयान की उम्मीद से परे थी। हालांकि जॉन के दिल में किंग हाओरान का अच्छा इफेक्ट था। हालांकि किंग हाओरान के और उसके बीच का जो रिश्ता था वो केवल एक एक्सचेंज का ही था, ना कोई दोस्ती थी। लेकिन जो फैमिली की मदद के लिए जॉन अभी भी किंग हाओरान के लिए काफी ज्यादा आभारी था। साथ ही जॉन को पता था कि अब एक्सचेंज पूरा हो गया था और वो एक ह्यूमन ट्राइब का लड़का था, जबकि किंग हाओरान डेमन एम्परर, उनके बीच काफी डिफरेंस था। जहाँ तक जो क्लेन की बात, उन्हें डेमन एम्परर किंग हाओरान को इनवाइट करना ये स्वाभाविक तौर पर इम्पॉसिबल था। आखिरकार ह्यूमन ट्राइब और डेमन ट्राइब दोनों के बीच में एनिमी टाइप रिलेशन थे। तभी जॉन तुरंत ही अपना गला झुकाता और एम्बेरस होते हुए कहता है, ब्रदर किंग वो। और थोड़ा सा जॉन को समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या बोले, जिसके बाद जॉन कहता है, वैसे आपको ये खबर कैसे मिली? और ऐसा कहते हुए जॉन सब्जेक्ट चेंज कर देता है। तभी किंग हाओरान कहते हैं, अरे बच्चों, अगर मुझे यहाँ पे तुम्हारे जो क्लेन की चिंता नहीं होती और मैंने जो क्लेन की खबरों के लिए यहाँ पे जो किसी को छोड़ा नहीं होता, तो वास्तव में मैं तुम्हारी शादी को मिस कर देता। खैर, इसे भूल जाओ, अब इसकी परवाह मत करो। छोटे साथी, बस आना और मेरे साथ कुछ ड्रिंक करना। और ऐसा कहते हुए किंग हाओरान स्माइल करते हैं। तभी सीनियर जियोली किंग हाओरान को ग्रीट करते हैं। ये देखकर हाओरान तुरंत कहते हैं, पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है, और तुरंत ही आगे बढ़कर जियोली की मदद करते हैं। और इसके बाद वो कहते हैं, मैं और जोयान भाइयों के जैसे हैं, तो पैट्रियार्क या कि क्लेन लीडर या कि एल्डर, आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही यह इन्विटेशन तो मेहमानों के लिए है। तभी जोयान कहता है, हमने आपको नहीं इनवाइट किया, लेकिन अब हम आपको इनवाइट करते हैं। और जियोली और जोयान तुरंत ही उन्हें समझाते हैं। तभी किंग हाओरान भी कहते हैं, मैं जानता हूँ कि आप लोगों के लिए काफी मुश्किल था, इसलिए मैं यहाँ बिना बुलाए आ गया। मुझे उम्मीद है कि ये अचानक तो नहीं होगा। दूसरी तरफ जियोली को भी पता था कि केवल जोयान के कारण ही किंग हाओरान इतना ज्यादा पोलाइट है, वरना ब्लड डेमन क्लेन छोटे से जियो क्लेन के लिए कभी भी इतना पोलाइट नहीं होता। इसलिए वो तुरंत आंसर देते हुए कहते हैं, ये तो मेरे जियो क्लेन के लिए रिस्पेक्ट की बात है कि जो यान के लिए डेमन एम्परर इतना प्यार करते हैं। ये सुनकर किंग हाओरान तुरंत ही स्माइल करते हुए कहते हैं, पैट्रियार्क जियो, आप वास्तव में जियो क्लेन में एक अच्छे डिसाइबल को रखते हैं, और मैं वास्तव में जोयान के चेहरे के लिए ही यहाँ पे आया हूँ। और इस टाइम पे लगभग सभी गेस्ट किंग हाओरान के आसपास इकट्ठा हो गए होते हैं और काफी कंफ्यूजिंग तरीके से उन्हें देख रहे होते हैं। तभी बढ़ती हुई भीड़ को देखकर किंग हाओरान जोली की तरफ देखते हुए कहते हैं, पैट्रियार्क जियो, कैसा रहेगा कि हम अंदर जाकर बात करें? जिस बेल्डर जोली तुरंत ही एक्साइटेड होकर कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, डेमन एम्परर यही वाला रास्ता है, चले चलिए चले चलिए। और तुरंत ही आगे बढ़ जाते हैं। तभी किंग हाओरान कहता है, ठीक है, मैं पहले जाऊंगा। और तुरंत ही जोयान को ग्रीट करते हुए वो क्लेन के अंदर चले जाते हैं और अपने साथ आए हुए लोगों को भी अपने साथ ले जाते हैं। और उनके अंदर जाते ही सभी भीड़ तितर बितर हो जाती है। लेकिन यहाँ पे सभी के दिलों में जोयान की पोजीशन बदल गई होती है। और इस टाइम पे जो जियो क्लेन के बारे में कुछ चीजें पता करने के लिए आए होते हैं, वो यहाँ पे अब ये सोच रहे होते हैं कि जियो क्लेन से दोस्ती कैसे की जाए। जिसके बाद कुछ और भी पावरफुल लोग आते हैं और एक के बाद एक ये बधाई देने वाला कार्यक्रम लगभग दोपहर तक चलता है। हाँ, बस रात को कोई कार्यक्रम मत रखना। साथ ही यहाँ पे भीड़ भी काफी ज्यादा हो चुकी होती है और हाल में शायद 1000 लोगों से भी ज्यादा लोग थे। और यहाँ पे सभी लोग डाउडी लेवल के पावर हाउसेस थे और सीन भी काफी आइकॉनिक था। तभी एक आवाज आती है, टाइम हो गया है, और पूरा हॉल शांत हो जाता है। जिसके बाद सभी की नजर फ्रंट डेस्क पर चली जाती है और वहाँ पे 2 कुर्सियों पर जियोली और जियो लॉन्ग बैठे हुए होते हैं और वो काफी ज्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद वहाँ पे स्टेज पे 2 कुर्सियां सेंटर में रखी हुई होती हैं, जहाँ पे जियोली जोकोई के ग्रैंडफादर की तरह खड़े हुए होते हैं और जोयान, जिसका यहाँ पे कोई भी रिश्तेदार नहीं था, इसीलिए उसके टीचर के तौर पर जियो लॉन्ग उसकी पोजीशन लेते हैं। जिसके बाद लाल कपड़े पहने हुए जियोकोई चुपचाप फूलों की तरह, फिनिक्स वाली आंखों की तरह धीरे धीरे चलती हुई आती है। साथ ही वो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल लग रही होती है और उसके हाथ ही आसपास का पूरा माहौल बदल जाता है। साथ ही उसके पीछे उसकी सर्वेंट और सहेलियां चल रही होती हैं, जो जियोकोई को आगे चलने में और लीड करने में मदद कर रही होती हैं। जिसके बाद वो हेवन अर्थ को ग्रीट करते हैं, हाल के सभी पावरफुल लोगों को ग्रीट करते हैं और इसके बाद एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। जिसके बाद वो कुछ कस्में बातें खाते हैं, शादी की रस्में उसमें कंप्लीट करते हैं। साथ ही इस टाइम पे जो कोई के लिए सबसे ज्यादा प्रीसियस मूवमेंट होने वाला था। दूसरी जो है इन रस्मों रिवाजों को देखकर पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। साथ ही वो बीच बीच में डुईकुई में यूनर और कालिन के बारे में सोच रहा होता है। अब काहे को सोच रहे हो चच्चा, जब सोचना चाहिए था तब तुम सोचे नहीं, अब तुम रात के बारे में सोचो। जिसके बाद जोयान अपने वेडिंग रूम की तरफ बढ़ रहा होता है और जियोकोई इसके साथ होती है। साथ ही यहाँ पे दोस्त और सहेलियां जोयान और जियोकोई को घेरे हुए होते हैं और उनकी टांग खिंचाई कर रहे होते हैं। तभी जोयान कहता, सालो निकल लो वरना खींच के एक एंग्री बुद्धा लोटस मारूंगा। और जैसे तैसे यहाँ से इन लोगों को भगाता है और जियोकोई को रूम में जाने में मदद करता है। और इसके बाद उसे बिस्तर पे बैठाकर जोयान भी उसके बगल में बैठ जाता है और इसके बाद कहता है, अभी बाहर खाने का टाइम है, मुझे लोगों से मिलने के लिए भी जाना पड़ेगा, इसलिए मैं लोगों से मिलकर वापस आता हूँ। साथ ही जोयान अभी भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, जैसे कि ये कोई सपना देख रहा हो। जो सब जियोकोई तुरंत ही से हिलाती है और जोयान की हर बात एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद जोयान बाहर घूमता है और तुरंत ही बाहर की तरफ निकल जाता है। साथ ही अभी भी काफी सारे मेहमान थे जो कि शराब पीने का इंतजार कर रहे थे जोयान के साथ। जिसके बाद शादी का ये ओकेजन और खाना पीना हंसी मजाक शोर शराबे के साथ कंप्लीट होता है। साथ ही यहाँ के डाउडी वॉरियर्स के पास
काफी ह्यूज क्वांटिटी में शराब होती है। डीजे नहीं आया यार, डीजे नहीं आया, नागिन डांस नहीं हुआ, और इस टाइम पे ये कटोरे कटोरे भर शराब पी रहे होते हैं। और जब तक सारे गेस्ट यहाँ से नहीं चले गए, जो यान को नहीं पता था उसने कितनी ज्यादा गटक ली है। जिसके बाद वो लड़खड़ाते हुए वापस से अपने रूम की तरफ लौटता है, जहाँ जो कोई चुपचाप अपने बिस्तर पे सिमट कर बैठी हुई होती है और जो यान का इंतजार कर रही होती है। इस एपिसोड के लिए तो यार सुपर चैट बनता है। मैं अगर ये एपिसोड यही पे एंड कर दूं और आगे एक्सप्लेन ना करूं तो तुम लोग जान ले लोगे। चलो आगे चलते हैं। इस टाइम पे जो यान का इंतजार कर रही होती है, साथ ही उसकी जो हार्ट बीट होती है वो काफी ज्यादा फास्ट होती है। तभी जुआन आगे बढ़कर जो कोई के पास बैठ जाता है और इनमें से काफी देर तक कोई कुछ नहीं बोलता। दोनों ही थोड़ा सा शर्मीले लग रहे होते हैं। दूसरी तरफ जो कोई उसकी उंगलियां तो बार बार मुड़ रही होती हैं, साथ ही वो थोड़ा सा बेचैन और घबराई हुई लग रही होती है। हालांकि दोनों काफी देर तक चुप रहे थे, लेकिन अब जियो कोई से रहा नहीं जाता। इसलिए वो तुरंत कहती है, बेवकूफ, क्या तुम कुछ बोलोगे? क्या तुम इडियट हो? तुम अभी तक मुझे देख क्यों रहे हो? क्या तुम ये साड़ी का पल्लू नहीं उठाने वाले? जिसपे जोयान थोड़ा सा होश में आता है और इसके बाद साड़ी का पल्लू उठाता है। और इसके बाद क्या हुआ राइटर हमें नहीं बताता है, क्योंकि इसके बाद हमें सीधा 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। साले कमीने कुत्ते हराम, नहीं भाई इसको काट देना, यूट्यूब स्ट्राइक ना पेल दे। भाई राइटर कैसा इंसान है यार, मतलब इतनी लंबी चौड़ी शादी दिखा दी, जो दिखाना था वो दिखाया ही नहीं। देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है, जिसके बाद जॉन कहता है, क्लियर, हमारी शादी को 1 महीना हो गया है। मुझे लगता है कि अब मेरे डीयूआन प्रीफेक्चर में जाने का टाइम आ गया है। और इस टाइम पे जोयान जो कोई को कमर को कसकर पकड़े हुए होता है। और इस टाइम पे जोयान द्वारा गले लगाए जाने पर जो कोई का चेहरा लाल होता है, साथ ही वो थोड़ा सा स्माइल भी कर रही होती है और खुश भी होती है। साथ ही उनकी शादी को 1 महीना हो गया होता है, लेकिन जो कोई अभी भी एम्बेरस हो जाती थी जब भी जोयान उसे टच करता था। तभी जो कोई जोयान के गाल पे हाथ रखते हुए कहती है, तो फिर तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। डीयूआन प्रीफेक्चर डी जो से पावरफुल है, जल्दी वापस आना। साथ ही उसकी आवाज काफी ज्यादा वीक होती है। तभी जोयान जब जोकुई की बात को सुनता है तो उसे यूनर की याद आ जाती है, क्योंकि जब वो डुई कॉन्टिनेंट को छोड़कर डाउडी कॉन्टिनेंट में आ रहा था, तब यूनर ने भी उससे यही कहा था कि दूसरे कॉन्टिनेंट के अंदर ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, अपना ख्याल रखना और जिंदा वापस आना। और ये सोचकर तो जॉन की हार्ट बीट बढ़ जाती है। जिसके बाद जॉन वापस से होश में आते हुए स्माइल करता है और जो कोई के सिर पे हाथ फेरते हुए कहता है, चिंता मत करो, मैं जितनी जल्दी हो सके वापस आऊंगा। और इसके बाद जोयान जोकी की कमर को कसकर गले लगाते हुए, लूट लिया भाई, एक फ्रेंच किस दे ही देता है। और इस टाइम पे तो जोकी पूरी तरीके से हैरान होती है, क्योंकि उसे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। जिसके बाद जोयान तुरंत ही कहता है, अब मुझे जाने से पहले दादाजी को भी इन्फॉर्म करना होगा। इसके बाद जोयान बेड के पास जाकर एलाइट बटन को दबा देता है और जो क्लेन का हॉल हमें देखा जाता है, जहाँ पे जोयान कहता है, दादाजी या कि ग्रैंडफादर, अब मैं डूयुआन में जाने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर जोली जो कोई की तरफ देखते हैं, जो यान के बगल में खड़ी हुई होती है और थोड़ा सा घबराई हुई होती है। साथ ही वो उदास होते हुए स्माइल करती है। तो जोली कहते हैं, अब जब आप तैयार हैं और आपने अपना मन बना लिया है तो आप आगे जा सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। वैसे भी बाहर जाना और इधर उधर घूमना काफी अच्छी चीज है, लेकिन आपको अलर्ट रहना होगा। डीयुआन डी जो से काफी ज्यादा खतरनाक है और आपकी प्रेजेंट टाइम की पावर अभी भी कुछ भी नहीं है। जिस पे जॉन से हिलाता है, जिसके बाद एल्डर्स और जोकुई जोयान को वहाँ से विदा कर देते हैं और जो क्लेन के एंट्रेंस गेट में खड़े काफी देर तक जोयान को ही देख रहे होते हैं। तभी जो लोग जोयान की तरफ देखते हुए कहते हैं, जोयान, अब क्योंकि तुम बाहर जा रहे हो तो अलर्ट रहना और इस फॉर्मूले को लो और इसे तुम कल्टीवेट कर सकते हो। और ऐसा कहते हुए जॉन के कंधे को थपथपाते हुए एक 8 पिल्क फॉर्मूले दे देते हैं, जिसे जॉन अपनी स्टोरेज रिंग में रख लेता है। तभी एल्डर जोली भी अपने हाथ में एक स्टोरेज रिंग पकड़े हुए आते हैं और कहते हैं, भाई 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 छोटे साथी, ये लो, इसमें 1 लाख गोल्ड कॉइन है, इन्हें भी अपने साथ ले जाओ, हो सकता है तुम्हें जरूरत पड़े। साथ ही डेमन एम्पर के लिए भी धन्यवाद है, अगर वो तुम्हारी शादी में नहीं आते तो हमारे जियो क्लेन को इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिलती और हमें बहुत सारे ट्रेजर्स मिले हैं। साथ ही उन्होंने हमारे लिए काफी गोल्ड कॉइन और काफी सारी चीजें भेजी हैं जिसकी हमें जरूरत थी, इसलिए उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना। जोली को अच्छी तरीके से आता कि किंग हावरा ने जोयान को कितने प्रीशियस गिफ्ट दिए थे। साथ ही मेटल्स और काफी सारी स्टोरेज रिंग्स दी थी जिसके अंदर काफी सारे पैसे थे और मेटल्स भी, साथ ही काफी सारे ओरिजिन कोर भी थे। हालांकि ये मेटल्स डेमन एम्पर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो सकते थे, लेकिन जो क्लेन के लिए ये काफी ज्यादा प्रीशियस थे। तभी जॉन भी स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है, मैं पहले डेमन कैपिटल ही जाऊंगा और वहाँ पे ब्रदर किंग को इस चीज के लिए थैंक यू कहूंगा और डीयुआन प्रीफेक्चर की सिचुएशन के बारे में पूछूंगा। जिस पे एल्डर तुरंत कहते हैं, ठीक है, तुम्हें यहाँ के बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुम बाहर जा रहे हो तो तुम्हें अलर्ट रहना चाहिए। जिसके बाद जॉन कहता है, ठीक है ग्रैंडफादर एंसेस्टर, मैं जा रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे ट्रैवल नहीं कर सकता था। जिसके बाद त्यानमो माउंटेन रेंज के एक माउंटेन पीक पर एक ट्रैक ओपन होता है और जॉन यहाँ पे निकलता है और यही जोयान की लिमिट भी थी। जिसके बाद यहाँ पे जॉन एक सपाट जगह को देखकर तुरंत ही क्रॉस लेग करके बैठ जाता है और अपनी थकी हुई बैटल कोई एनर्जी को वापस से रीगेन करने लगता है। और कुछ देर के बाद जोयान
अपनी क्विक को रिकवर करने के बाद एक बार फिर से आगे बढ़ जाता है और क्रैक को क्रिएट करके डेमन सिटी की तरफ पहुंच जाता है और उसके ऊपर क्रैक से बाहर निकलता है और आसपास की जगह को देखने के बाद जॉन आखिरकार एक यार्ड की तरफ देखता है और उस डायरेक्शन में चला जाता है। तभी अचानक जैसे ही जॉन दरवाजे पर पहुंचा होता है कि आवाज आती है, तो ब्रदर जोयान ये वास्तव में आप हैं। और ये किंग हावरान की आवाज होती है जो काफी ज्यादा खुश होते हुए जॉन को वेलकम करता है। हालांकि जॉन जब डेमन शहर में सिटी में आया था तब किंग हावरान को बिल्कुल पता नहीं चला था, लेकिन जब जॉन क्रैक से बाहर निकला तो वो जॉन के ऑरे को फील कर चुके थे, इसलिए उसका वेलकम करने के लिए वो तुरंत ही बाहर आ गए होते हैं। तभी जॉन भी उसे प्रणाम करते हुए कहता है ब्रदर किंग। तभी किंग हावरान तुरंत ही जॉन को चिढ़ाते हुए कहते हैं नई नई शादी हुई है फिर भी बहू रानी के साथ घर नहीं आए, उन्हें अकेला छोड़ दिया और आपको अब टाइम मिल ही गया अपने बड़े भाई के घर आने पर। हाँ चलो अंदर चलकर बैठते हैं, देख रहे हो भाई हर कोई टाइम खींचता है शादी के बाद। तभी जॉन कहता है ब्रदर किंग मैं डीयुआन प्रीफेक्चर जा रहा हूँ, साथ ही मैं यहाँ पे जो क्लेन द्वारा आपको दिए गए गिफ्टों के कारण धन्यवाद देने के लिए आया था, साथ ही मैं रास्ते में एक स्पेशल जर्नी करना चाहता हूँ। तभी किंग हावरान कहता है वो मेटल वो तो छोटी सी चीज है और मेरे लिए उन्हें रखना भी बेकार था, बस हम उतनी छोटी सी चीज के लिए धन्यवाद देना मुझे नहीं लगता कोई जरूरी फाइंड करने के लिए नहीं है। मैंने सुना है कि याओ क्लेन के पास लोगों को वापस से रिवाइव करने का तरीका है, जिसके पास सोल पावर का केवल एक क्लस्टर भी है, उन्हें भी वो रिवाइव कर सकते हैं। और डाउकी कॉन्टिनेंट के अंदर मेरे एंसेस्टर को एक बार मुझे डाउडी बनाने के लिए मेरी मदद करने के लिए उन्होंने अपनी सोल को जला दिया था और उनकी सोल डिस्ट्रॉय हो गई। मैं हमेशा उनके क्लेन की बात करते हुए किंग हावरान अपने भाव में सकड़ लेता क्योंकि वो भी यहाँ पे मदद नहीं कर सकता था। याओ क्लेन ह्यूमन ट्राइब्स में सबसे पेचीदा माना जाता था। तभी जॉन कहता है जुक्सी सिटी। जॉन ने पहली बार ये नाम सुना था इसलिए वो थोड़ा सा हैरान होता है। तभी किंग हावरान कहता है ओह जुक्सी सिटी डू युआन शहर में मेनलैंड में एक शहर है और यहाँ पे सभी आर्मीज यहाँ पे इकट्ठा होती है। यह सुनकर जोयान थोड़ा सा दिल में आ भरता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। जिसके बाद जॉन कहता है क्या ये जुक्सी शहर डाउडी कॉन्टिनेंट का सेंटर सिटी है? ब्रदर किंग मुझे जुक्सी सिटी के सिचुएशन के बारे में बताओ। जॉन थोड़ा सा क्यूरियस होता है। तभी किंग हावरान कहता है मुझे वास्तव में तुम्हें बताना होगा क्योंकि तुम्हारी प्रेजेंट टाइम की पावर के साथ मैं वास्तव में जुक्सी शहर के बारे में थोड़ा सा चिंतित हूँ। ठीक है मैं पहले आपको डी जोऊ की डी युआन की मेन पावरफुल पावर हाउसेस से फैमिलियर कराता हूँ और एक बंदे को वो डी युआन का मैप लाने के लिए कहते हैं। तभी जॉन कहता है ब्रदर किंग मिस म्यूयर क्यों नहीं दिखाई दे रही, वो कहाँ पर है? तभी जोयान को उसकी सिस्टर के बारे में पूछते हुए देखकर किंग हावरान जोयान को घूर कर देखते हैं और एक ठरकी स्माइल पास करते हुए अपना सिर हिलाते हैं और वो कहते हैं वैसे उसके बारे में बात मत करो, जब से तुम्हारी शादी हुई है उसका नाक और दिमाग दोनों खराब है, साथ ही वो बिना किसी रीजन के किसी के ऊपर भी नाराज हो जाती है और कभी भी अपना आपा खो देती है। ये सुनकर तो जॉन थोड़ा सा एम्बेरस हो जाता है क्योंकि वो समझ गया था कि किंग हावरान क्या कहना चाहते हैं। तभी ठीक उसी टाइम पे एक पर्सन मैप लेकर आता है तो जॉन तुरंत ही टॉपिक चेंज करते हुए कहता है मैप आ गया, मुझे जल्दी से बताओ। और किंग हावरान जो कुछ कहने ही वाला था जॉन के द्वारा रोके जाने के कारण वो हेल्पलेस तरीके से सिर हुए कहता है सब भूल जाओ। डी युआन प्रीफेक्चर के मेन पावर हाउसेस के बारे में मैं बताता हूँ। और नक्शा जॉन के सामने रखते हुए वो जॉन को इशारा करते हुए बताता है कुछ मार्क की गई लोकेशन की तरफ। और जोयान ने काफी ज्यादा ध्यान से सुन रहा होता है। जॉन को आखिरकार डी युआन प्रीफेक्चर में जुक्सी सिटी की नॉर्मल समझ तो हो गई होती है, जहाँ जॉन को पता चलता है कि डी युआन राज्य या की कैपिटल डाउडी कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा एरिया तो नहीं था, लेकिन जॉन को पता चलता है कि पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे स्ट्रॉन्ग लोग भी यहाँ पर थे और यहाँ तक कि पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा शहर जुक्सी शहर ही था। साथ ही यहाँ का जो साइज था वो आम लोगों की सोच के बेशक सबसे ज्यादा एनर्जी को भी कंज्यूम करते हैं और एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे स्टेट तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए शायद 1 घंटा लगता है। तो कोई उम्मीद कर सकता है कि सिटी कितनी बड़ी होगी। साथ ही जुक्सी सिटी न केवल बड़ी सिटी है बल्कि सबसे रिच सिटी भी, और यहाँ पे सभी तरीके की सुख सुविधाएं भी हैं। हर तरीके की यहाँ पे हर एक जगह की आर्मी इकट्ठा होती है और एक दूसरे से बैटल भी करती है, लेकिन बैटल करना यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है और यहाँ पे केवल प्रैक्टिस के लिए बैटल होते हैं। साथ ही ये सिटी काफी सारे माउंटेन से घिरी हुई है, जैसे बीविन माउंटेन, युनसेन माउंटेन और एम्परर माउंटेन। और इन तीनों माउंटेन पर क्रमशः ह्यूमन ट्राइब, मॉन्स्टर ट्राइब और डेमन ट्राइब का कब्जा है। और ये कहना बुरा नहीं होगा कि ये तीनों इन 3 ट्राइब के एरियाज हैं, जहाँ पे बीविन माउंटेन में मैजिकल बीस्ट युनसेन माउंटेन के कंपैरिजन में थोड़ा पावरफुल है, यहाँ तक कि एम्परर लाइन माउंटेन में मैजिकल बीस्ट सबसे लो लेवल के हैं। साथ ही सभी बड़ी आर्मीज और पावरफुल क्लेन्स की आर्मी जुक्सी सिटी पे तैनात है। साथ ही यहाँ के 6 मेन पावरफुल पावर हाउसेस हैं। साथ ही इनकी ताकत पावरफुल है। वो है रैंकिंग में फर्स्ट और सेकंड और थर्ड ह्यूमन ट्राइब, डेमन ट्राइब और ह्यूमन ट्राइब, मॉन्स्टर ट्राइब और डेमन ट्राइब। और ये तीनों ही पावर हाउसेस पूरे कॉन्टिनेंट को कवर करते हैं और ये कहा जा सकता है कि पूरे कॉन्टिनेंट की पावरफुल पावर हाउसेस इन्हीं 3 पावर हाउसेस से मिलकर बने हैं। साथ ही एशियन डिजास्टर के बाद डेमन्स की पावर को काफी हद तक सप्रेस कर दिया गया था। साथ ही साथ डाउडी के ऊपर पहुंचने वाले लोगों की पावर को भी काफी ज्यादा सप्रेस कर दिया गया था। यहाँ तक कि 5 स्टार डाउडी तक पहुंचने के लिए जो फिजिकल स्ट्रेंथ थी उसकी रिक्वायरमेंट को भी काफी हाई कर दिया गया था। यहाँ तक कि डेमन्स की भी फिजिकल स्ट्रेंथ काफी वीक हुई थी। यहाँ तक कि ब्लड डेमन ऑर्डर के गायब हो जाने के कारण पूरा ही ब्लड डेमन क्लेन
2-3 टुकड़ों में, कई टुकड़ों में डिवाइड हो गया था। और यही एक रीजन है कि ब्लड डायमंड क्लेन की प्रेजेंट टाइम की पावर 3 ट्राइब में सबसे ज्यादा वीक है। साथ ही ह्यूमन ट्राइब इसकी क्वांटिटी सबसे बड़ी है और ये डिजास्टर के बाद सबसे तेजी से आगे बढ़ते हैं और ये प्रेजेंट टाइम पे सबसे स्ट्रॉन्ग भी है। इन 3 के बाद आता है चौथा पिल पैलेस और ऐसे पावर हाउसेस को मेनलैंड में हर कोई जानता है और डाउडी कॉन्टिनेंट के ज्यादातर अल्केमिस्ट यहीं पे इकट्ठा होते हैं। साथ ही यहाँ पे हर तरीके से स्पिरिचुअल पावर से पावरफुल लोग होते हैं, यहाँ तक कि इनकी स्पिरिचुअल पावर डैमेज के कंपैरिजन में भी काफी अच्छी है। साथ ही इनके पास फ्लेम्स होती हैं और फ्लेम की एबिलिटी के कारण ये पिल्स को भी रिफाइन करते हैं और ये ह्यूमंस के और डेमंस के एल्केमिस्ट होते हैं। 5वां है बिजनेस अलायंस। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यह एक बिजनेस अलायंस है, लेकिन इसकी पावर को बिल्कुल कम मत समझिए। इसमें बहुत सारी पावरफुल टैलेंटेड पर्सन है और पेल पवेलियन द्वारा रिफाइंड पिल्स को छोड़कर बिजनेस अलायंस लगभग पूरे कॉन्टिनेंट में चीजों को सप्लाई करता है और रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है और बिजनेस को कंट्रोल करता है। साथ ही बिजनेस अलायंस की काफी सारी ब्रांचेस भी हैं जो मेनलैंड में लगभग हर कोने पर फैली हुई हैं और ये कहा जा सकता है कि बिजनेस अलायंस या कि मर्चेंट अलायंस पूरे डाउडी कॉन्टिनेंट के लिए एक लाइफलाइन है जो सबसे स्ट्रॉन्ग पावर रखता है। साथ ही मर्चेंट अलायंस ह्यूमन ट्राइब, डायमंड ट्राइब और मॉन्स्टर ट्राइब तीनों ही पीक पावर हाउसेस के लिए उनके द्वारा कंबाइन तरीके से बनाया गया है, जिसके बाद है 6वां शैडो अलायंस। साथ ही एक विशेष अलायंस है जो जासूसी और हत्याओं के लिए यूज किया जाता है। ये न्यूज़ को हर तरफ फैलाता है, इनकी स्पीड काफी ज्यादा है। साथ ही 3 मिस्टीरियस अजूबों को छोड़कर लगभग ऐसी कोई भी न्यूज नहीं है जो इन्हें पता ना हो। साथ ही इनके द्वारा मारने की सक्सेसफुल रेट भी काफी ज्यादा हाई है। साथ ही यहाँ पे सबसे पावरफुल लोगों को मारे जाने के जो रिकॉर्ड है वो ऑब्वियसली शैडो अलायंस के हाथ में ही है। साथ ही उनके द्वारा किए जाने वाले किल्स को 4 लेवल्स पे दी, लेकिन लकीली याओ क्लैन की एक फैमिली का जगह ह्यूमन ट्राइब विनिन फॉरेस्ट में है, इसलिए उसे ढूंढना मुश्किल नहीं था और यही सोचकर जो थोड़ा सा रिलैक्स भी फील करता है। साथ ही ये जुक्सी सिटी के पोजीशन को और D1 प्रीफेक्चर के बारे में किंग हाओरान जॉन को लगभग 1 घंटे तक समझाते हैं।